नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा में हम हिंदी साहित्य की नींव रखने वाले एक बेहद खास और महान व्यक्तित्व को करीब से जानेंगे। हम बात कर रहे हैं भारतेंदु युग के एक बहुत ही मजबूत स्तंभ बालकृष्ण भट्ट जी की। उनके जीवन के संघर्ष से लेकर उनके उस विशाल साहित्यिक खजाने तक सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले एक बहुत ही दिलचस्प बात से शुरुआत करते हैं। महान आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी का एडिसन कहा था। जरा सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिस तरह एडिसन के आविष्कारों ने दुनिया में रोशनी फैलाई ना, बिल्कुल वैसे ही भट्ट जी ने अपने विचारों से हिंदी गद्य और साहित्य को एक नई चमक दी। इससे ही पता चल जाता है कि इतिहास में उनकी जगह कितनी बड़ी है। अब आगे बढ़ते हैं उनके प्रारंभिक जीवन और संघर्ष की तरफ। इस महान साहित्यकार का जन्म 23 जून 1844 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं, और 20 जुलाई 1914 तक उनका जीवन काल रहा। ये वो समय था जब हमारे समाज में बहुत सारे बड़े सांस्कृतिक बदलाव हो रहे थे। उनके माता पिता के बीच का जो विरोधाभास था वो सचमुच काफी दिलचस्प है। एक तरफ उनके पिता थे बेनी प्रसाद भट्ट जी, जो पेशे से एक व्यापारी थे, और दूसरी तरफ उनकी माता पार्वती देवी थीं, जो एक बेहद सुसंस्कृत और पढ़ी लिखी महिला थीं। असल में ये उनकी माता ही थीं जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट जी के मन में साहित्य और पढ़ने लिखने की लगन पैदा की। मतलब एक व्यापारिक माहौल होने के बावजूद माता के दिए संस्कारों ने ही उनके अंदर इस साहित्यिक जुनून के बीज बोए थे। चलिए अब देखते हैं कि उनका शुरुआती सफर कैसे आगे बढ़ा। शुरू में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और 1867 में अपना एंट्रेंस पास किया। फिर 1869 से 75 तक उसी मिशन स्कूल में पढ़ाया। इसके बाद 1885 में वे सीएवी स्कूल में संस्कृत के टीचर बने और 1888 आते आते कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में पढ़ाने लगे। लगभग 2 दशकों तक उन्होंने एक छात्र से लेकर एक शिक्षक तक की अलग अलग भूमिकाएं बहुत तेजी से निभाईं। लेकिन असल कहानी में ट्विस्ट तो यहाँ आता है। एक शांत शिक्षक से एक विद्रोही लेखक बनने का सफर हुआ यूं कि भट्ट जी का स्वभाव थोड़ा उग्र था। मतलब वो अपनी बात पर अड़े रहने वाले और समझौता न करने वाले इंसान थे। बस इसी उग्र स्वभाव के चलते 1888 में उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, और सच कहें तो यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने उन्हें पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ लेखन की तरफ मोड़ दिया। नौकरी जाने और पिता के निधन के बाद उनका जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं था। पैतृक संपत्ति और व्यापार को लेकर घर में काफी कलह हुआ। नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें अपना पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ा और वे घोर आर्थिक संकट में घिर गए। ये सारी बातें उन्हें हमारे सामने सिर्फ एक ऐतिहासिक नाम नहीं, बल्कि एक ऐसे जुझारू कलाकार के रूप में पेश करती हैं जिसने साहित्य के लिए अपनी सारी सुख सुविधाएं त्याग दी, लेकिन कभी हार नहीं मानी। अब आते हैं उनके जीवन के एक बहुत ही अहम हिस्से पर, हिंदी प्रदीप का महाकाव्य। इसी अदम्य साहस से उनके सबसे बड़े योगदान का जन्म हुआ, जिसने हिंदी पत्रकारिता की दिशा ही बदल कर रख दी। 1877 में महान भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से प्रेरणा लेकर उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। 33, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नाम की इस मासिक पत्रिका को लगातार 33 सालों तक चलाया। भयंकर आर्थिक तंगी के बीच एक पत्रिका को 3 दशकों से भी ज्यादा समय तक जिंदा रखना, ये उनके अविश्वसनीय समर्पण और उस असीमित ऊर्जा का सबसे बड़ा सबूत है। और ये बात बड़ी ही खूबसूरती से दिखाती है कि आखिर इस पत्रिका में छपता क्या था। सामाजिक मुद्दे, साहित्यिक विषय, राजनीति और यहाँ तक कि सेना से जुड़े मामले भी इसमें शामिल होते थे। ये साबित करता है कि उनकी सोच कितनी व्यापक थी। वो किसी एक विषय तक बंधे हुए नहीं थे, बल्कि समाज के हर एक पहलू पर उनकी बहुत गहरी और पैनी नजर रहती थी। चलिए पत्रकारिता से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उनके साहित्य के विशाल खजाने पर एक नज़र डालते हैं। यही वो रचनाएं हैं जिन्होंने आधुनिक हिंदी गद्य की एक मजबूत नींव रखी। उनके काम की जो मात्रा और विविधता है ना, वो सच में हैरान कर देने वाली है। सबसे पहले उनके उपन्यासों की बात करते हैं। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, गुप्तवैरी और हमारी घड़ी, ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि हिंदी साहित्य के शुरुआती दौर के वो बेहतरीन उपन्यास हैं जिन्होंने पाठकों को बिल्कुल नए तरह की कहानियां दी। भट्ट जी वाकई एक बहुत ही शानदार कहानीकार थे। उपन्यासों के बाद उनकी नाट्य कला को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पद्मावती, वेणी संहार, सीता वनवास,
मेघनाद वध और बाल विवाह जैसे नाटक उन्होंने लिखे। साथ ही तीखे व्यंग या प्रहसन भी लिखे, जैसे जैसा काम वैसा परिणाम और नई रोशनी का विष। इन रचनाओं के जरिए उन्होंने लोगों का सिर्फ मनोरंजन ही नहीं किया, बल्कि समाज की बुराइयों पर बहुत करारी चोट भी की। अब एक और हैरान करने वाला आंकड़ा देखते हैं, 1000। जी हाँ, उन्होंने लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। उनकी ये जीवन भर की अथक मेहनत आज भट्ट निबंध माला के नाम से 2 खंडों में पूरी तरह से सुरक्षित है। जरा सोच कर देखिए, एक इंसान अपने जीवन में इतनी सारी मुसीबतों को झेलते हुए भी इतना विशाल साहित्य कैसे रच सकता है? ये वाकई बहुत प्रेरित करने वाला है। हमारा अगला पड़ाव है आधुनिक आलोचना के पितामह बालकृष्ण भट्ट जी। सिर्फ एक महान रचनाकार ही नहीं थे, वो आधुनिक हिंदी आलोचना की शुरुआत करने वाले एक ऐसे निडर समीक्षक भी थे जिन्हें साहित्य को सही आईना दिखाना बखूबी आता था। उन्होंने आलोचना की नींव कैसे रखी, इसका सफर भी बड़ा दिलचस्प है। 1881 में उन्होंने प्राचीन ग्रंथों यानी वेदों की बहुत ही लॉजिकल और युक्तिपूर्ण समीक्षा की, और फिर 1886 में उन्होंने अपने ही समय के लेखक लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास की बड़ी कठोर आलोचना कर दी। मतलब वो बिना किसी झिझक के, चाहे पुरानी मान्यताएं हों या नया साहित्य, दोनों का आलोचनात्मक परीक्षण करने से कभी पीछे नहीं हटे। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उन्हें पूरी दुनिया में आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रवर्तक क्यों माना जाता है? आखिर ऐसे क्या खास बात थी उनके आलोचना करने के तरीके में जिसने उन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास में इतना ऊंचा मुकाम दिला दिया? इस सवाल का सबसे सटीक जवाब दिया है प्रसिद्ध आलोचक रामविलास शर्मा जी ने। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में भट्ट जी को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कह दिया है, और सच कहूं तो ये एक लाइन उनके रुतबे को पूरी तरह से बयां कर देती है। बालकृष्ण भट्ट सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो भारतेंदु युग के वो मजबूत स्तंभ थे जिन पर आज के आधुनिक हिंदी साहित्य की पूरी इमारत खड़ी हुई है। आज की इस चर्चा के अंत में जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि एक तरफ घोर गरीबी, पारिवारिक झगड़े और जीवन भर का आर्थिक संघर्ष था, और दूसरी तरफ उसी इंसान ने आधुनिक हिंदी साहित्य को एक ऐसी अनमोल संपत्ति दे दी जो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही है। ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि कला और साहित्य के प्रति सच्चे समर्पण की असल कीमत क्या होती है। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी में खपा दिया ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये ज्ञान मिल सके। नमस्ते। आज के इस बेहद खास सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के हिंदी के गद्य खंड के पहले अध्याय यानी बालकृष्ण भट्ट जी के लिखे बहुत ही गहरे निबंध बातचीत पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा मकसद एकदम साफ है, इस अध्याय के लिए ऐसे बेहतरीन और परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार नोटबुक नोट्स बनाना कि हर एक कॉन्सेप्ट बस दिमाग में छप जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे वाक शक्ति यानी बोलने की ताकत से, फिर समझेंगे स्पीच और आम बातचीत का फर्क, उसके बाद बातचीत का प्रभाव, इसकी सीमाएं, इसके अलग अलग प्रकार, और आखिर में जानेंगे कि सबसे उत्तम बातचीत कौन सी होती है। इस तरह से चीज़ों को बांटकर पढ़ने से इन्हें याद रखना सच में बहुत आसान हो जाता है। चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं। वाक शक्ति, ईश्वर का एक अद्भुत वरदान। निबंध की शुरुआत ही एक बहुत ही दार्शनिक विचार से होती है। जरा सोचिए, अगर हम इंसानों के पास ये वाक शक्ति यानी बोलने की ताकत ही ना होती तो क्या होता? भट्ट जी कहते हैं कि तब ये पूरी दुनिया बस एक गूंगी सृष्टि बनकर रह जाती। हम सब अपनी अपनी जगह चुपचाप बेजान से बैठे रहते। हमारे अंदर चाहे कितनी भी खुशी हो या कितना भी दुख, हम उसे किसी के साथ बांट ही नहीं पाते। सच में ये ख्याल ही कितना अजीब लगता है ना। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जहां लेखक ने स्पीच और हमारी आम घरेलू बातचीत के बीच का एक बहुत ही दिलचस्प अंतर बताया है। हम अक्सर देखते हैं कि मंच से दी जाने वाली स्पीच का पूरा ध्यान बस तालियां बटोरने और लोगों में जोश भरने पर होता है, बड़े ही नखरे और अंदाज के साथ। लेकिन इसके ठीक उलट जो हमारी घरेलू बातचीत होती है ना, वो एकदम अनौपचारिक और रिलैक्स्ड होती है। वहां किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती, बस होठों पर एक मुस्कान होती है और मन का सारा बोझ हल्का हो जाता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए तीसरे भाग में हम समझेंगे बातचीत के गहरे प्रभाव और हमारी इस मनोवैज्ञानिक जरूरत को। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि आखिर इंसान की असली पहचान होती कैसे है।
इसके लिए बेन जॉनसन का ये कथन परीक्षा के लिए एकदम पक्का याद कर लीजिए। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मतलब जब तक इंसान बोलता नहीं, उसके असली गुण और दोष दुनिया के सामने आते ही नहीं। हमारे शब्द ही हमारे चरित्र का सबसे सच्चा आईना होते हैं। इस बात की गहराई को समझाने के लिए निबंध में रॉबिन्सन क्रूसो का एक बड़ा ही मशहूर किस्सा है। सोचिए, एक इंसान 16 सालों तक एकदम अकेला जानवरों के बीच रहा हो, और फिर इतने सालों बाद जब उसने पहली बार फ्राइडे नाम के एक इंसान के मुंह से बोली सुनी, तो मानो उसे एक नया जीवन ही मिल गया। ये कहानी हमें बताती है कि अंदर से हम इंसान बातचीत और जुड़ाव के लिए कितनी गहरी तड़प रखते हैं। लेकिन ठहरिए, हर बातचीत एक जैसी नहीं होती। चौथे भाग में हम देखेंगे बातचीत की सीमाएं। यहाँ एडिसन का एक बहुत ही शानदार सिद्धांत है। उनका मानना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, और ये बात कितनी सही भी है। जब सिर्फ 2 लोग होते हैं, तभी वे बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे खुले दिल से अपनी बात एक दूसरे के सामने रख पाते हैं। अब देखते हैं कि लोगों की संख्या बढ़ने से ये चीज़ कैसे बदलती है। 2 लोगों में तो एकदम दिल से बात होती है, गहरा कनेक्शन होता है, लेकिन जैसे ही तीसरा इंसान आता है, वो बातचीत एक त्रिकोण बन जाती है, जैसे अंगूठी में नग जड़ दिया हो, और असल बात कोसों दूर चली जाती है। और जहां 4 लोग हुए, बस फिर तो औपचारिकता आ जाती है और खुलकर बात होना बिल्कुल बंद हो जाता है। इसी से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी शब्द जो पाठ में आया है, वो है राम रमौबल। इसे अपने नोट्स में जरूर शामिल कीजिएगा। जब 4 से ज्यादा लोग बातचीत में शामिल हो जाएं, तो वो कोई सच्ची बातचीत नहीं रह जाती, वो बस एक खाली गपशप या राम रमौबल बनकर रह जाती है। बड़े समूह में असली बात का जो सार है, वो पूरी तरह से खो जाता है। अब चलते हैं 5वें भाग की ओर, जहां बालकृष्ण भट्टी जी ने बातचीत के अलग अलग प्रकारों को बड़े ही मजेदार तरीके से समझाया है। हमारी उम्र और समाज में हमारी भूमिका ये सीधे तौर पर तय करती है कि हम क्या बात करेंगे। जैसे 2 बुजुर्गों को देख लीजिए, वो हमेशा पुराने जमाने की तारीफ और आज के जमाने की शिकायत करते मिलेंगे। घर की बुजुर्ग महिलाएं अक्सर घरेलू बातों या बहू बेटियों की चर्चा करती हैं। वहीं लड़कों और स्कूली बच्चों की बातचीत उनके खेल, शैतानियों या अक्सर अपनी टीचर की शिकायत के इर्द गिर्द घूमती है ना, एकदम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बात। और इसी संदर्भ में बाहरी दुनिया की बातचीत के सबसे ऊंचे स्तर की बात की गई है, जिसे आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, जिसे निबंध में सुहृद गोष्ठी भी कहा गया है। ये यूरोप के लोगों की एक ऐसी कला है जहां इतनी चतुराई और ज्ञान के साथ बात की जाती है कि सुनने वाले के कानों को एक अद्भुत आनंद मिलता है। लेकिन अब हम आते हैं अपने छठे और सबसे आखिरी भाग पर, जहां कहानी बाहरी दुनिया से मुड़कर हमारे अपने मन के भीतर जाती है। अब इतना सब जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। इस पूरी दुनियादारी, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन और घरेलू गपशप से परे सबसे उत्तम प्रकार की बातचीत आखिर है क्या? लेखक का अंतिम दार्शनिक निष्कर्ष क्या हो सकता है? और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से साबित करती है कि असल जवाब हमारे भीतर ही है। सबसे उत्तम बातचीत वो है जो हम खुद से करते हैं, यानी अपने आप से बात करना। हमारा मन इस पूरे ब्रह्मांड का एक विशाल आईना है। जब हम मौन रहकर खुद से संवाद करते हैं, तो हम खुद को और इस दुनिया को सबसे बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इस आंतरिक संवाद यानी खुद से बात करने के फायदे सच में जबरदस्त हैं। इससे हम अपनी उस तेज जुबान यानी जिह्वा कतरनी पर काबू पा लेते हैं। जब हम खुद को समझते हैं, तो क्रोध जैसे बड़े बड़े दुश्मनों को आसानी से हरा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसी आत्मसंवाद को परमार्थ का सोपान यानी आध्यात्मिक शांति की सबसे पहली सीढ़ी माना गया है। तो आज के इस नोट्स विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात सोचने के लिए छोड़ते हैं। अगर दुनिया के सामने बोलना हमारे चरित्र को उजागर करता है, तो वो जो हमारी खामोश आंतरिक बातचीत है, वो हमें हमारे ही बारे में कौन से गहरे और अनछुए सच बताती है। अपनी इसी आंतरिक आवाज़ की ताकत को महसूस कीजिएगा। इस पूरे सेशन में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।